बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो लास्ट सेशन में हमने अभी देखा कि इंसर्शन के जो चार केस थे वो देखे और डिलीशन जो है उसका हमने बात की कि द प्री रिक्विजिट फॉर द डिलीशन इज़ दैट आपने जो है उसके जो है ना एटलीस्ट जो है बीएसटी जो है उसकी आपने जो है ना डिलीशन की हो, क्योंकि डिलीशन के जो तीन केस बीएसटी के हैं वो आपने इम्प्लीमेंट उसके किए हुए होने चाहिए। और जब वो बीएसटी के तीन केस आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद एवीएल की जो डिलीशन है वो आपकी जो है वो होगी उसके ऊपर, क्योंकि एवरी एवीएल इज़ बीएसटी एज वेल, ठीक है ना जी, वो होती है। बट एवरी बीएसटी हमें पता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरली बी एन एवीएल। तो एवीएल का प्रीरेक बीएसटी है, तो जब एवीएल का प्रीरेक बीएसटी है तो फिर उसका जो है ना इंसर्शन का कोड और उसका डिलीशन का कोड उसका प्रीरेक है वो आपका उसका सही काम करना चाहिए। और उसके एट द टॉप ऑफ दैट कोड आपका उसको उसके ऊपर कोड मॉडिफाई करके आप उसमें एक इजाफी कोड जो है रोटेशंस का और बैलेंस फैक्टर्स का, और वो जो बैलेंस फैक्टर के लिए आपको लेफ़्ट सब ट्री की हाइट मालूम करनी होती है और राइट सब ट्री की हाइट मालूम करनी होती है, उसका कोड जो है वो डिस्कस जो है उसमें यानी राइट करना होता है। ठीक है जी, बाल कोड की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन जो है वो मैं जब ये डिलीशन के केस ख़त्म करा दूंगा 5, तो फिर उसके एंड के लेक्चर में मैं टाइम थोड़ा सा आपको दूंगा जिसमें मैं थोड़ी सी आपके साथ कोड के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे तो मैं थोड़ा सा टाइम उसको भी दूंगा ताकि आप वो मेरे साथ डिस्कशन करें, डिबेट करें, और मैं वन बाय वन आपके जो है जहन में जो क्वेश्चंस आएंगे कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्प्लीमेंटेशन के जो चेक्स हैं वो मैं आपके इंटरटेन फिर करूँगा और उसके जवाब दूंगा। अच्छा जी, अब जो है डिलीशन में जो है प्रोसीजर क्या होगा कि डिलीट द नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बिल्कुल मैंने जो कहा कि जिस तरह आप डिलीशन करते थे बीएसटी के में, अब जिसने जो बीएसटी की डिलीशन का कोड लिखा होगा तो वही एवीएल की डिलीशन का कोड लिख सकेगा। और वो कहता है कि द नोड विल डिलीटेड विल बी आइदर लीफ और हैव वन सब ट्री। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें, ये क्या कह रहा है, ये बात ज़रा समझाए मुझे कोई बंदा कि ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। कंसेप्चुअली ये क्या बात कर रहा है कि द नोड डिलीटेड विल बी आइदर लीफ और हैव जस्ट वन सब ट्री, यानी ये इधर मतलब मुझे क्या कहना चाह रहा है। Sadai Kadashi means the yellow node, yeah, leaf, yeah, the yellow subtree, then means one node. हाँ जी, कोई और बात करें जनाब। ये मतलब यहाँ पे ये कहना क्या ये कहना ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कह रहा है कि जो द नोड डिलीटेड विल बी, जो एक्चुअली तुम डिलीट करोगे एवीएल में से जो नोड, वो आइदर लीफ होगा या उसकी वन सब ट्री होगी। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि जो तुम नोड डिलीट करोगे ना, मिसाल ये, तो इसको अगर तुम डिलीट करोगे तो इसके दो चाइल्ड नहीं हो सकते, या वो लीफ होगा या उसकी वन सब ट्री होगी। यानी कि वो नोड कोई ऐसा नोड होगा कि जिसकी या तो एक सब ट्री होगी, ये वाला नोड जिसका ये एक सब ट्री है, या वो कोई ऐसी ट्री होगी जिसमें जिसका जो लीफ होगा जैसे ये है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, नल है दोनों पॉइंटर्स। लेकिन ये नोड नहीं हो सकता। तो ये क्यों, ये क्या वजह है, ये मुझे समझाए ना इन तीनों मिसालों से कि ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। किसी के जहन में इसका क्या जवाब आता है, बनता है। अब असल में ये सवाल ऐसे है ना कि ये जितना अब आप इम्प्लीमेंटेशन जो करेगा ना, कोडिंग प्रोग्रामिंग जो इसकी करेगा, तो वो मुझे बहुत जल्दी इसका जवाब दे सकेगा, और जितना प्रोग्रामिंग से आप दूर रहेंगे तो उतना आप मेरा जवाब मुझे जल्दी नहीं दे सकेंगे कि ये क्या, ये बात क्या कर रहा है। Sir, pide ke dua cases diga chat tum gahala node delete ko saga sub node malari yani sub tree malari no yau case da se de ko node se land pat ki aga bade da parents ramu ga waslo yau da case de simuga aga node saga
لیف دی سب نوډ نه لري بس موږ نوډ ډیلیټ کوو خلاص نو دا کنیکشن د پریویس نوډ سره ضرورت نشته دا نو دوه سچویشن په ډیلیشن کې موږ سره راځي د دې نه بغیر نو څه نشته سر ना no थर्ड केस बताए ना फिर वो नोट जिसके दो चाइल्ड होते हैं उसमें हम क्या करते हैं अगर मैं ये नोट डिलीट करना चाहूँ जिसके दो चाइल्ड हों तो फिर मैं क्या करूँगा صحیح ده سر که یو چایلډ دی یا دوه چایلډ دی صحیح ده نو په دغه صورت کې کوم نوټ چې موږ ډیلیټ کوو یعنی روټ نوټ چې کوم موږ سره ده نو یې دا پریویس دغه کوم سب نوټ سي دا د پریویس نوټ سره موږ وصلو کنیکټ کوو به یو په موږ سره کنډیشن ده नहीं یو کنډیشن دا जी देखें ये मिसाल के तौर पे BHT है ठीक है मिसाल के तौर पे ये 100 है ये 120 है ये 140 है ये 110 है ठीक है और ये 80 है अब मैं आपसे कहूँ कि 120 को डिलीट करें तो कैसे डिलीट करेंगे इसके तो दोनों चाइल्ड हैं तो 100 का फिर राइट चाइल्ड कौन बनेगा سر دا دواړه به 100 به 100 سب رائټ چایلډ راځي او 110 به 100 لیفٹ راځي ना 100 के लेफ्ट में तो ऑलरेडी 80 है उसको क्या करोगे जब इसको तुम बीच में उड़ाओगे तो फिर तो 100 के राइट में कौन आएगा फिर तो इधर ये 140 भी है 100 भी है क्या करोगे फिर इसका भाई साहब मैंने आपको थर्ड केस समझाया था थर्ड केस याद करें वो जिसने इंप्लीमेंट किया होगा उसको पता होगा उसका जवाब ये है आप मुझे कहेंगे कि 120 जब डिलीट करते हैं तो उसके लिए आप इसका सक्सेसर ढूंढेंगे पहले हिस्ट्री में याद करें उस सक्सेसर जो 120 का है वो एक्चुअली 110 है हिस्ट्री में सक्सेसर को आप यहां रिप्लेस करेंगे तो ये 120 की जगह 110 आ जाएगा ठीक है और फिर उस सक्सेसर को आप जाके एक्चुअली डिलीट करेंगे तो जब वो डिलीट करेंगे ना तो वो फिर आइदर केस नंबर 1 बन जाएगा या केस 2 बन जाएगा और इस सूरत में वो केस 1 है क्योंकि वो लीफ है अगर आप गौर से देखें तो वो ये कहना चाह रहा है इस स्लाइड में पॉइंट वो ये देना चाह रहा है इधर भी और मैं इसको भी हटा देता हूं अभी कि आपका जब भी कोई नोट डिलीट होगा यानी वो ये कहना चाह रहा है द नोट डिलीटेड विल बी आइदर लीफ या हैव वन सब ट्री और वो जो जिस नोट के दो चाइल्ड होंगे ना मिसाल के तौर पे मिसाल इसको डिलीट तो कहता है वो भी एक्चुअली जब डिलीट होगा ना तो वो डिलीट नहीं होता ये वाला बल्कि उसका सक्सेसर आप ढूंढते हैं वो सक्सेसर उसके लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में जाके कहीं मिलता है उसको आप याद करें वो रिप्लेस करते थे उससे और उसको उड़ाते थे तो जब उसको डिलीट करते थे तो वो या तो लीफ होता था यानी या वो लीफ होता था ये वाली बात और या उसकी वन सब ट्री होती थी यानी कि उसकी सिर्फ राइट साइड पे कोई ट्री होगी बस ये आप मुझे वो जाए ना BHT का वो थर्ड केस जाके पढ़ें पिछला लेक्चर वीडियो मेरी सुने जाके BHT का थर्ड केस तो ये वो बात कर रहा है यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तुम नोड को डिलीट करोगे तो वो नोड जो डिलीट होगा वो एक्चुअल सेंस में या तो लीफ होगा और या वो नोड होगा जिसकी एक सब ट्री होगी खुदा करे कि वो तीसरा केस भी होगा तो तीसरे केस की भी सूरत में वो तुम जो है ना वो एक्चुअली इसको नहीं उड़ाते क्योंकि जब इसको उड़ाओगे एक्चुअली तुम इसको उड़ाओगे तो फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी फिर इन दोनों का क्या करोगे इसको जब तुम डायरेक्ट उड़ा दोगे तो फिर तो ये ट्री डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि या तो फिर तुम इसको इससे जोड़ोगे और या इससे जोड़ोगे तो दोनों सूरतों में एक ट्री तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी या ये वाली ट्री डिस्कनेक्ट हो जाएगी या ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी अगर तुमने इसको इस चाइल्ड से जोड़ा और इससे चाइल्ड से जोड़ा तो तुमने ट्री को डिस्कनेक्ट नहीं करना ट्री को तो कनेक्ट रहने देना है उस मसले का हल हमने निकाला ये था कि हमने कहा था कि तुम इस नोड का क्या ढूंढ के दो मुझे जिसके दो चाइल्ड्स हैं कि उसका इमीडिएट सक्सेसर ढूंढ के दो और वो सक्सेसर को उससे रिप्लेस करो और फिर उसको एक्चुअली डिलीट करो
ये हमने जाके वो डिस्कस किया था जो कि बीएसटी का थर्ड केस था। तो बहरहाल ये वो पॉइंट है, इसको जाके आप वो बीएसटी का जो थर्ड केस है उसमें जाके इसको दोबारा से मेरी वो बातें वहां सुन लें। अब आ जाए जी अगले पॉइंट पे। वो कहते हैं सिंस दिस इज एन एवियल ट्री, तो इफ द डिलीटेड नोड हैज वन सब ट्री, जो आपने ऊपर कह दिया जिसको तुमने एक्चुअली वन सब ट्री कहा है, दैट सब ट्री कंटेन्स ओनली वन नोड, वाई, क्यों? अब इसका जवाब दें। वो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे ये 10 है और ये 50 है और ये 40 है और ये 60 है और ये 4 है और ये 30 है, ये 35 है। तो अच्छा एक सेकंड, ये 41 है। अच्छा 1 2 3 4 1 2 इधर भी कर लेते हैं, 1 सेकंड 2 और 6। ये मुझे बताएं कि ये एवियल ट्री है कि नहीं है। ऐसा मतलब इसमें हर एक का बैलेंस फैक्टर ठीक है? नहीं ना जनाब, इधर बैलेंस फैक्टर ख़राब है। आप इधर इधर एक नोड ऐड करें, मिसाल 70, अब सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर सही है, 50 का बैलेंस फैक्टर अब सही हो गया, 1 2 3 और 1 2, मतलब ये कि 1 2 3 1 2 3 1, हाँ ठीक है। अच्छा अब मुझे आप बताएं कि जब वो ये अब मैं असल में ये पॉइंट जो है ना, जो पिछली स्लाइड पे इस पॉइंट के तीसरा पॉइंट बुलेट जो मैंने बोल्ड में किया हुआ है येलो, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाई है कि वो कहता है कि सिंस दिस इज एन एवियल ट्री, यानी एवियल ट्री की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कहता है कि इफ द डिलीटेड नोड हैज वन सब ट्री, द सब ट्री कंटेन्स, कहता है ओनली वन नोड, क्यों? ये सवाल है। अब वो कहता है, मैं मिसाल देता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आपका वो पिछले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से 50 डिलीट करो, पेन का कलर अब मैं चेंज करता हूं, 50 डिलीट करो, तो 50 डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे बताएं मुझे अभी जी। बीएसटी तो पढ़ा ना थ्योरेटिकली पिछली लेक्चर में, 50 डिलीट करने के लिए क्या करेंगे जी, शाबाश बताएं। ये थर्ड केस है बीएसटी का, व्हेन द डिलीट टू बी नोटेड हैज 2 चाइल्ड्स, सर्च हो गया है, रूट से आप आ गए हैं, 50 को द यूजर ने सी इन की किया और की में उसने एंटर किया 50। अब आप 50 डिलीट कैसे करेंगे, थ्योरेटिकली मुझे समझाएं, कोड में मुझे मत बताएं, कंसेप्चुअली मुझे क्लियर करें, शाबाश। कैसे क्या कैसे डिलीट करेंगे, कोई बंदा मुझे स्टेप्स बताए इसके। जी केस नंबर 3 क्या था जनाब? डिलीशन का, बीएसटी का। के 2 चाइल्ड हो उसके। हाँ 2 चाइल्ड हो तो क्या करते थे फिर, उसमें तरीका बताए ना, क्या करते थे? इसका इमीडिएट सक्सेसर ढूंढते थे ना, इमीडिएट सक्सेसर तो हम्म वो सक्सेसर बचर पैदा करो। हाँ तो सक्सेसर कैसे पैदा करते थे वो ढूंढे, किधर है इसका सक्सेसर इमीडिएट? लेट्स से सर अगर देखिए मैं बता 50 सक्सेसर मतलब लाग रहा वो लोग सब ठीक है ना देखो मिसाल के तौर पे सक्सेसर मैं पहले देखते हैं इधर लिख देता हूं
जी हाँ जी, एवीएल है ना। अब 50 को आपने डिलीट करना है। हाँ जी, तो इसका इमीडिएट सक्सेसर मुझे कहाँ मिलेगा, पहले मुझे ये तो बताए ना, किधर मिलेगा इसका इमीडिएट सक्सेसर। यार ऐसा है ना, आप लोग ये पिछले लेक्चर्स तो सुन के आया करें ना, पढ़ के आया करें, वो तो इस तरह तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, मैंने कहा था कि इनमें सक्सेसर बाद में आने वाले को कहते हैं। तो 50 से सारे जो ग्रेटर हैं वो इसकी राइट सब ट्री में होंगे, जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट सब ट्री में होंगे। तो ये सारी ये वैल्यूज जो है ना, ये सबसे इससे ग्रेटर नहीं है 50 से। अब जब ये 50 से ग्रेटर हैं तो इमीडिएट सक्सेसर भी इसी में ही कहीं होगा ना। तो मैंने कहा था आपसे कि इमीडिएट जाएं 60 और 60 के लेफ्ट में जाएं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो इमीडिएट सक्सेसर इसका ट्री में इसमें 55 मिलेगा, क्योंकि 55 के लेफ्ट में अगर कुछ होता तो वो भी 55 से भी छोटा होता। तो अब 55 इसका इमीडिएट सक्सेसर हुआ। तो आप क्या करते हैं कि वो जो पीछे कह रहा है कि द सिंस द एवीएल ट्री द डिलीटेड नोड, तो आप एक्चुअली अब आगे डिलीट किसे करेंगे, एक्चुअली 55 को, यानी 55 की वैल्यू को स्वैप करके लिख देंगे, इस 50 के ऊपर स्वैप करके यहां लिख देंगे, और एक्चुअली आप 55 को डिलीट करेंगे। अब जो 55 को डिलीट करेंगे तो वो पिछली स्लाइड में कह रहा है कि दैट सब ट्री, यानी डिलीटेड नोड हैज द सब ट्री, वन सब ट्री उसकी होगी। वो कहता है वन सब ट्री क्या होगी, वो ये वाली सब ट्री होगी। उसकी डिलीटेड नोड जो है ना वो 55 जो एक्चुअली उसकी वन सब ट्री, क्योंकि सब ट्री इस तरफ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरफ जो होगा होता तो वो तो 55 से भी छोटा होता, तो फिर तो वो होता इसका इमीडिएट सक्सेसर। तो ये साइड तो इसका नल खामखा होगा। और एक साइड पे जो ट्री होगी ना, तो उसमें भी वो कहता है कि दैट कंटेन्स ओनली वन नोड। वन नोड का मतलब है कि ये इसके नीचे 55 के में ये एक 57 ही हो सकता था, दूसरा नोड नहीं हो सकता इसके नीचे इधर या इधर। क्यों, अब गौर से सुनो, क्योंकि अगर इधर नीचे इसके इधर या इधर कोई नोड होता तो फिर तो 55 का बैलेंस फैक्टर ही खराब हो जाता, फिर तो ये एवीएल ही ना रहती। क्यों, क्योंकि जब 57 के लेफ्ट या राइट में कुछ होता तो मुझे बताए ना, 55 पे बैलेंस फैक्टर -2 ना हो जाता, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो नल है ना, और राइट साइड पे एक 57 है और एक इधर एक और हो जाता, तो ये यहां पे 2 दर्जे झुक जाती, तो यहां पे बैलेंस फैक्टर -2 हो जाता। तो -2 तो मुझे एवीएल में एक्सेप्टेबल नहीं होता ना बैलेंस फैक्टर। तो इस सब ट्री में लाजिमन एक ही नोड होगा, और वो जो इधर है 57। अब समझ आइए बात कि वो ये फिक्रा बहुत इतना डीप फिक्रा क्यों लिख रहा है कि सिंस दिस इज एन एवीएल ट्री द डिलीटेड नोड, डिलीटेड नोड से आप अगली स्लाइड में मुराद कौन सा लें, 55, यानी मैं यहां लिख देता हूं 55 डिलीटेड नोड हैज वन सब ट्री। वन सब ट्री से मुराद आप कौन सी लें, ये जो इस ट्री में 57 की ये तिकोन ये, और वो पिछली मुराद वन सब ट्री एंड दैट सब ट्री कंटेन्स ओनली वन नोड। वन नोड से मुराद उस सब ट्री में सिर्फ ये 57 है, 57। क्यों, क्योंकि पिछले नोड में अगर एक से ज्यादा वाई का मतलब ये है कि अगर उसमें एक से ज्यादा होते नोड तो फिर या वो नीचे इधर होता एक नोड या इधर होता, और उस सूरत में फिर वो 55 के नीचे अगर 57 के नीचे भी दो तो ये तो इसमें 2 लेवल बन जाते, एक इधर और एक इधर। 55 का लेफ्ट तो नल है, ठीक है, तो जब 55 का लेफ्ट नल है तो 55 का लेफ्ट नल है और इधर एक ये लेवल है और एक ये है, तो इधर तो बैलेंस फैक्टर खराब हो जाएगा ना, इधर तो -2 हो जाएगा फिर बैलेंस फैक्टर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवीएल। तो ये हो ही नहीं सकता कि इस सब ट्री में 57 के अलावा कोई दूसरा नीचे नोड हो। बीएसटी में तो हो सकता है, बीएसटी में अगर आप बैठे होते तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन एवीएल में 57 के नीचे ये तिकोन बड़ी नहीं हो सकती। अब मेरा ये पॉइंट समझ आया है, ये पॉइंट नंबर 2 सबको जी? यस सर। ठीक।
अब आए जी आगे, ये डिबेट खत्म करने के बाद हम आते हैं कि डिलीशन में अब 5 केसेस हैं टू कंसिडर, और हम आते हैं कि वो 5 केसेस क्या हैं। अच्छा, अब सबसे पहले उसका केस नंबर 1A। अच्छा, इसमें 5 केसेस है ना, तो 5 केसेस का ए बी पार्ट होगा, ए और बी पार्ट। अच्छा, ए बी पार्ट का मतलब ये है कि ये कोई मतलब मसला नहीं है। ए बी पार्ट हम इसलिए इसको कहेंगे कि वो काम जो आपने लेफ्ट सब ट्री में किया था, अगर वही काम उसी ट्री के राइट सब ट्री में अगर हो जाएगा तो उसी काम का उलट करेंगे, उल्टा, तो वो उसी केस का बी पार्ट बन जाएगा। समझ आई? तो हम सिर्फ 5 केसेस डिस्कस करेंगे और उसी का वही मामला अगर दूसरी साइड पे अगर हो जाएगा तो फिर वो उसका बी पार्ट हो जाएगा। अभी आपको समझ आ जाएगी। तो हैं टोटल 5 केसेस ही यूनिक, लेकिन अगर वो रीअकर होते हैं दूसरी साइड पे तो वो केस उलट हो जाएगा, यानी रोटेशन उलट हो जाएगी। ये कह लें, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप वो लेफ्ट साइड पे अगर हुआ था तो लेफ्ट रोटेशन थी या राइट थी, और जब वो राइट साइड पे हुआ तो उलट केस हो गया। तो ये होगा, लेकिन यूनिक केसेस 5 हैं। अब वो कैसे हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला केस कि द पेरेंट जो है ना हैड अ बैलेंस। आपने कहा कि द पेरेंट ऑफ अ डिलीटेड नोड यानी डिलीट, आपने यहाँ पे एक नोड था उसको डिलीट किया और उसका जो है ना बैलेंस जो था वो 0 था। ये देखें, पलड़ा तलवा, द तलवा बराबर हुआ, लेवल था, पलड़ा बिल्कुल लेवल था। एंड नोड वॉज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। नोड आपने यहां से डिलीट किया और उससे पहले पलड़ा लेवल था। तो जब वो डिलीट यहां से किया तो पलड़ा एक साइड को यहां झुक गया ना, तला चिला बल तरफ था, झुकाव शुआ अवल चेदे तला चिवा। पहले जो थी ना आपका बैलेंस जो था वो क्या था, वो बिल्कुल लेवल था, और जब आपने इधर से एक डिलीशन की तो वो पलड़ा एक साइड इस साइड को झुक गया। ये एरो ये बता रहा है। तो अब आप एक्शन क्या लेंगे जब ये मामला होगा? चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड। तो कोई फर्क नहीं होगा, ये पहले बैलेंस था ना, यानी बैलेंस 0 था, अब आपने इसका बैलेंस -1 कर दिया। एंड स्टॉप, नो फर्दर इफेक्ट ऑन अ बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड। हायर नोड का मतलब ये ऊपर जो बैलेंस, ये ट्री तो ऊपर से अभी आ रही है ना, यानी ये डंडा ऊपर वाला बता रहा है कि ये मैंने ट्री का कुछ हिस्सा दिखाया है आपको, ऊपर भी ट्री मौजूद है, ठीक है ना जी। तो हायर नोड्स मींस ऊपर, चलते 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 रूट तक आप जाएंगे। तो इस हिस्से में आप कहता है कि इसका बैलेंस जो है ना आपने 0 से -1 सेट कर दें और ऊपर बेगम हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। ऊपर जो नोड होंगे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके जो है ना बैलेंस फैक्टर पे कोई तकलीफ नहीं हुई, वो वैसे ही होंगे। सो नो फर्दर इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ एनी हायर नोड। आप ये एक्शन लें और बेफिक्र हो जाएं। अब इसकी एक मिसाल देख लें, वो यही है कि आपका मिसाल ये देखें, पलड़ा यहाँ बैलेंस फैक्टर 0 है, यहाँ पलड़ा भी स्ट्रेट मतलब 0 है। अब आपने ये नोड अगर डिलीट कर दिया एवीएल में से तो क्या हुआ? रिजल्टेंटली ये पलड़ा यहाँ को झुक गया, ये एरो नीचे, यहाँ बैलेंस फैक्टर -1 हो गया, और वहां पे बैलेंस फैक्टर क्या है, यहां पे गड़बड़ की है। तो नो इफेक्ट ऑन हायर नोड्स, 4 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 4 पहले भी बैलेंस फैक्टर उसका 0 था, और यहां पे डिलीशन होने के बाद भी वो कहता है उसका बैलेंस फैक्टर 0 ही है। सो नो इफेक्ट ऑन हायर नोड्स। अब समझ आई ये बात कि हायर नोड्स का क्या मतलब है? यानी ये जो एक्शन में कहता है ना, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड का मतलब ये है कि इसका बैलेंस फैक्टर 0 से आपने क्या कर दिया, -1 कर दिया। यानी आपका ये बैलेंस फैक्टर जो है ना इसका पहले 0 था और अब आपने -1 कर दिया। सो चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ नोड एंड स्टॉप, रुक जाओ। यानी पिछली रिकर्सिव कॉल्स में पीछे जब तुम बैक ट्रैक होके जाओगे ना, इस कॉपी से इस कॉपी में और फिर इससे इसमें, तो यहां पे तुमने इसको बस बैक ट्रैक होके -1 कर दिया और पिछली कॉपी में जाके कुछ भी नहीं करना। और इससे भी पीछे फिर जब तुम जब ट्री में जाओगे, बैक ट्रैक होते होते रूट पे आओगे तो बस कुछ भी मत करो और वापस निकल जाओ ट्री से। यानी ऊपर बैलेंस फैक्टर किसी भी ट्री के नोड का खराब नहीं हुआ होगा। केस नंबर 1 सिंपल है, वो ये कहता है। तो ये हायर नोड की इस्तिलाह आपको समझ आ गई, ठीक है ना। हायर नोड का मतलब ये है कि ऊपर जो ट्री में नोड्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। यार ये बात केस 1 समझ आ गया जी सबको?
सिंपल है ये केस। ठीक है जी। जी अच्छा जी, अच्छा अब आ जाए जी इसी का उल्टा केस, केस 1B। तो वो क्या है कि वो यही है, लेकिन अब पहले आपने डिलीशन इस साइड पे की थी, यानी इस साइड पे। अब केस 1B जो होगा वो उलट होगा, केस हम अब वो इस साइड पे डिलीशन करेंगे हम उसके। केस 1B में आप देखें पलड़ा यहाँ पे लेवल है और डिलीशन इस साइड पे कर रहे हैं, तो अब जाहिर बात है वो क्या होगा, पलड़ा इस साइड को झुक जाएगा, यानी लेफ्ट साइड को ट्री भारी हो जाएगी। तो वो कहता है कि उस सूरत में द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ जीरो, यानी डिलीट करने से पहले उसका बैलेंस जीरो था, एंड द नोड वॉज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री। तुमने राइट सब ट्री में डिलीशन की है, तो एक्शन अब क्या लोगे जब तुमने ये काम कर लिया, तो एक्शन ये होगा सेम एज 1A। क्या? चेंज करो द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड, यानी वो जीरो से उसको क्या कर दो, +1 बना दो, और स्टॉप यानी यहां रुक जाओ, यानी इससे ऊपर जो ट्री के लेवल्स हैं उनमें कोई तकलीफ नहीं है। नो फर्दर इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ हायर नोड। ऊपर बैक ट्रैक रिटर्न होके जाओ 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 जाओगे रूट तक, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उन नोड्स को कोई तकलीफ नहीं है, उनके बैलेंस फैक्टर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। यानी ये अब जनरलाइज कर रहा है बात को। अच्छा, ये केसेस जनरलाइज करके तुम्हें समझा रहा है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द प्रीवियस या हायर नोड्स के ऊपर बैक ट्रैक रिवर्स जो है ना ट्री में, जब तुम्हें सिस्टम स्टैक तुम्हें जो है ना बैक ट्रैक करा के पिछली कॉपियों पे जब ले जाएगा ना, सो यू डोंट नीड टू रिकम्प्यूट द बैलेंस फैक्टर ऑफ द हायर नोड्स अगेन एंड अगेन। बस वो बेफिक्र हो जाओ, वो ठीक है। अगर तो केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 पे आ जाए। केस नंबर 2 क्या है कि तुम्हारा जो है ना बैलेंस फैक्टर तुम्हारा, यानी अभी जरा देखें केस नंबर 1 क्या था, बैलेंस फैक्टर ये पलड़ा बराबर था, तुमने डिलीशन इस साइड पे की। केस नंबर 2 क्या है, अब जरा गौर से देखें कि तुमने जनरल पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ 1, यानी पलड़ा यहां को झुका हुआ था और तुमने डिलीशन भी यहां से की, यानी ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो फर्क है ना, पलड़ा ऑलरेडी यहां झुका हुआ था और तुमने डिलीशन भी यहां से की, ये केस 2 है। समझ आ रही है? अच्छा, केस 2 ये है, समझ आ गई? तो अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में वो कहता है कि जबकि तुम्हारा पलड़ा यहां को झुका हुआ था और तुमने यहां से डिलीट किया, सो पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड, जिसको तुमने डिलीट किया है नोड को यहां से, जो सर्च करके तुम आए और उसको उड़ाया, उसका बैलेंस था 1 पहले, यानी +1 है ना यहां पे। अब एक एरो झुकने का मतलब ये है एक दर्जे कि ये 1+1 है यहां पे बैलेंस। एंड द नोड वॉज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, यहां पे तुमने डिलीशन की है, तो क्या करो एक्शन, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड। जाहिर है जब तुम यहां से एक नेट डिलीट करोगे तो ये +1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। may have caused the imbalance in higher nodes, so continue up the tree। हो सकता है कि तुम्हारे इधर से जो नोड तुमने डिलीट किया है उसकी वजह से ऊपर जो नोड्स हों उसमें क्या हुआ हो, ऊपर तकलीफ हुई हो, उनका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो, लिहाजा तुम अब कंटिन्यू अप द ट्री, जब यहाँ से बैक ट्रैक हो कि ऊपर वाले नोड्स पे जाओ तो वहाँ देखो कि शायद उधर कोई गड़बड़ हुई हो, तो बैलेंस फैक्टर तुमने चेक करना होगा हर एक बैक ट्रैक होते हुए नोड्स पे, और जिसका बैलेंस फैक्टर ख़राब हुआ हो वहाँ पे तुम्हें फिर जनाब क्या करना पड़ेगा, वो रोटेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इम्बैलेंस को ठीक करना होगा। अच्छा, 2B इसका उलट है कि पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ -1, यानी ये एक तरफ इस तरफ को झुकी हुई थी और तुमने इधर से ही डिलीट नोड किया, तो ज़ाहिर है वो बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री,
और वो नोड डिलीट भी यहीं से हुआ है, राइट सब ट्री से हुआ है। तो एक्शन सेम है 2A की तरह के, चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड, यानी -1 से उसको क्या बना दो, 0 बना दो। और मे हैव कॉज द इम्बैलेंस इन हायर नोड सो कंटिन्यू अप द ट्री, यानी बैक ट्रैक होते हुए तुम बैक देखोगे, हर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करोगे, बैलेंस BF, अगर वो चेंज है या डिस्टर्ब है, यानी कि +1 -1 0 नहीं है, +2 है या -2 है, तो फिर तुम्हें जो है ना वहाँ पे रोटेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये केस 2 हुआ। तो पहला 2 केसेस आपको मिल गए। केस 1 में क्या था कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ 0 और नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री। इसी का बी पार्ट क्या था कि पेरेंट हैड अ नोड अ बैलेंस ऑफ 0 और तुम्हारा नोड इधर डिलीट हुआ था, ठीक है ना जी। और इसी का दूसरा पार्ट क्या था कि पेरेंट हैड अ नोड इस तरफ को था और तुम्हारा नोड भी डिलीट इस साइड पे हुआ था। ये तुम्हारे केस हो गए 2। अब आ जाएंगे केस 3 पे, ठीक है जी। तो केस 3 है ना, वो अब मैं जरा पहले लिख देता हूँ 5 केस, अब आपको समझ आ जाएंगी। तो अब आप जो है ना आसानी से फिर जो है ना मेरा जो है ना मसला समझ जाएंगे, और फिर जो है ना आप एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। केस 3 ये है कि केस 3 वो जो है वो क्या है कि ये इस तरह से वो ट्री यहाँ पे झुकी है, लेकिन उसकी राइट सब ट्री बैलेंस थी। पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ क्या, -1, राइट सब ट्री वॉज बैलेंस्ड, यानी राइट सब ट्री बैलेंस थी, ठीक है जी। केस 4 हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह। ये मैं पहले ज़रा समराइज कर रहा हूँ, फिर खैर फिक्र ना करो, आगे समझ आ जाएगी। कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड राइट सब ट्री जो थी ना वो लेफ्ट साइड को झुकी हुई थी 1 दर्जे। और केस 5 जो है वो जो है ना वो ये है कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 और राइट सब ट्री राइट साइड को झुकी हुई थी। बस ये हैं आपके सारे टोटल केस। और ये जनाब आपके जो है ना यहाँ से ये ए पार्ट हैं ये सारे, नीचे जो है ना इसकी बी पार्ट, यानी ये इसका उल्टा केस है, ये इसका उलट है, इसका उलट भी आप बना लेंगे, यानी कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ +1 और लेफ्ट सब ट्री वाज बैलेंस। समझ आई? इसी तरह इसका उलट बना लेंगे कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ +1 एंड लेफ्ट सब ट्री वाज जो है ना इस दूसरी साइड को झुकी हुई थी, और इसी तरह इसका भी उलट बन जाएगा। तो ये टोटल 5 के ए पार्ट्स और 5 बी पार्ट्स, तो टोटल 10 केस आपके बनेंगे, यानी इससे बायर केस कोई नहीं डिलीशन का बन सकता। These are the total unique cases that you can encounter in a deletion of an AVL tree. ठीक है ना जी। अब हम जो है ना केस नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा फिर रिविजिट करता हूँ और फिर इसी पे आता हूँ स्लाइड पे, और फिर मैं आपको केस नंबर 3, 4, 5 जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ। केसेस आपको पता लग जाए ना तो केस के सोल्यूशन फिर बिल्कुल वही है। अच्छा, इसमें कोई सोल्यूशन में फ़र्क नहीं है। वही जो इंसर्शन में जो रोटेशन हम करते थे ना, डबल रोटेशन कहीं करते थे, कहीं सिंगल रोटेशन करते थे, तो यहाँ पे भी वही मसला है। वहाँ पे याद करें आप जो है ना वो स्ट्रेट केसेस जो है ना, स्ट्रेट केस जो थे ना वो सिंगल रोटेशन से हल हो जाते थे। यहाँ पे भी वही मसला है, सिंगल रोटेशन जो है ना से स्ट्रेट केस होंगे, और वहाँ पे वो टेढ़े केस जो है ना जैग जिग या जिग जैग, वो जो है ना टेढ़े केस जो होते थे वो डबल रोटेशन से हल होते थे। तो यहाँ पे भी जब टेढ़ा केस आएगा तो वो डबल रोटेशन से हल होगा। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा जो है ना मुसीबत नहीं है। तो ये जनाब आप किताबों में जाके जब पढ़ेंगे ना तो किताब में तो आप पागल हो जाएंगे। जब वो आपको ये एक्सप्लेन करेगा ना तो उल्टा आपको टेंशन लग जाएगी कि ये पता नहीं क्या लिख रहा है, ये इतनी मुश्किल मुश्किल जो है ना तस्वीरें आप देखेंगे, और फिर वो आप डर जाएंगे कि ये तो पता नहीं है इसके कोड, जब उसका सूडो कोड देखेंगे। तो मैं आज आपको जो है ना बेफिक्र रहें, बड़े आराम से आसान आम फहम ज़ुबान में आपको ये जो है ना आज ये क्लियर कर दूंगा, और इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, बहुत आसान ये चीज़ है। अच्छा, अब केस नंबर 1 जो था वो हमारा, मैं एक दफ़ा फिर ये रिविज़िट करके ज़रा जल्दी इसको देख लेते हैं, फिर मैं आता हूँ अपने अगले केसेस पे। केस नंबर जो 1 था वो हमारा था सिंपल कि जनाब पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ 0, यानी
एंड नोड वॉज डिलीटेड इन द लेफ्ट सब ट्री, यहाँ से डिलीट हुआ, तो ज़ाहिर है जब वो यहाँ से डिलीट होगा तो वो बैलेंस ख़राब हो गया ना यहाँ का, तो वो एक तरफ यहाँ झुक जाएगा। जाहिरी बात है जब आपका बैलेंस ज़ीरो था तो इधर से हटाया, एक लेवल यहाँ से कम किया, तो उस तरफ को वो जो है ना बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो -1 हो जाएगा। तो कहता है चेंज द बैलेंस ऑफ द पेरेंट नोड एंड नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ हायर नोड। तो उसकी मिसाल उसने दी कि देखें जब आपने यहाँ से इस 1 को डिलीट किया तो यहाँ बैलेंस फैक्टर -1 हो गया, लेकिन ऊपर 4 के बैलेंस को कोई तकलीफ नहीं हुई, वो यहाँ भी पहले 0 था अब भी 0 है, ठीक है। इसी तरह 1b इसका उलट था, वो भी दे गया। फिर 2 केस में हम आए कि पेरेंट का पहले से ही बैलेंस फैक्टर +1 था, ठीक है ना, 1 था, और नोड भी डिलीट आपने उसके लेफ्ट सब ट्री में किया, यानी यहाँ पे किया डिलीट नोड। तो अब वो कहता है कि चेंज करो बैलेंस का पेरेंट नोड का, तो जाहिर है जब वो यहाँ से डिलीट हुआ तो इसका एक डंडा कम हुआ तो ये बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब वो कहता है कि हो सकता है, इम्कान है कि तुमने जाना ऊपर जाना भी बैलेंस इम्बैलेंस किया हो, लिहाजा कंटिन्यू अप द ट्री, और अगर तुमने वहाँ इम्बैलेंस कहीं क्रिएट किया हो तो उसकी वजह से तुम्हें फिर जाना रोटेशन करनी पड़ेगी, यानी उसको जो है ना तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे तो वो अभी हम देखते हैं केस नंबर 3 में, ये बी है उसका उलट है। तो अब आ जाए, समरी यही थी, आप ये 2 केसेस देख आए हैं, ठीक है ना जी। ये कि अगर आपके इस तरफ को जो है ना झुका हो और नोड भी इधर से डिलीट हुआ हो तो आपका ऊपर बैलेंस ख़राब हो सकता है। केस 1 ये था कि बैलेंस हो और नोड भी उस तरफ डिलीट हुआ हो। अब आते हैं केस 3 पे कि नोड पेरेंट हैड अ नोड बैलेंस ऑफ -1 बट द राइट सब ट्री जो उसकी थी ना वो बैलेंस थी। अब आए जी केस 3a, पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, ये देखें पेरेंट का जो बैलेंस फैक्टर था वो -1 है, इसका एक तरफ को झुका हुआ है, एंड द राइट सब ट्री पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री वाज बैलेंस्ड। राइट सब ट्री को देखें ये बैलेंस है, बिल्कुल 0 है, ठीक है जी। अब 3 बातें इसमें ये करता है, ठीक है, 3 बातों को एक दफा सुने फिर। पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, ये देखें ये वाली बात है। फिर अगली बात, एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, यानी कि इधर से आप इस ट्री की जिसकी हाइट h है इसमें से एक नोड कम करेंगे, तो जब वो नोड डिलीट कम करेंगे तो जाहिर है उसकी हाइट एक कम हो जाएगी ना, डिलीट हेयर यानी डिलीट करने के बाद। और तीसरी बात, थर्ड पॉइंट इज दैट राइट सब ट्री वाज बैलेंस, राइट सब ट्री तुम्हारी बैलेंस है, 0 है। तो अब क्या होगा, जब तुम यहां से नोड डिलीट एक करोगे तो जाहिर है इधर हाइट h-1 हो जाएगी, तो इस साइड पे टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, h-1, और एक डंडा ये यहां से h-1 आई, ये एक डंडा ये तो +1, तो इससे बना h इस साइड से इक्वल टू, और इस साइड से हाइट कितनी बनी h+1+1, तो h+2 बन गई इस साइड से हाइट, और इस साइड से h, तो यहाँ पे ये 2 का डिफरेंस आया, +2 हो गई ना हाइट, ये इधर पलड़े तो ये 2 एरोज नीचे जा रहे हैं, मतलब 2 हाइट बनी। मैं इसको फिर रिमूव करता हूँ और इसको फिर देखें कि 3 बातें क्या की हैं उसने। पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, ये पहली बात। दूसरी बात, द नोड वॉज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, ये देखें यहाँ पे आपने नोड अगर कहीं डिलीट किया है तो एक लेवल नीचे से कम हुआ होगा, तो वो जो है ना उसकी हाइट अगर इस सब ट्री की h थी तो डिलीट होने के बाद h-1 हो जाएगी। और तीसरी बात कॉमा, तीसरी फाइनल बात, राइट सब ट्री वाज बैलेंस, यानी जिसका बैलेंस खराब हुआ है जिस नोड का यहाँ डिलीशन होने के बाद, उसकी राइट सब ट्री जो है वो बैलेंस है। तो जब आपने ये काम किया और यहाँ पे बैलेंस खराब हो गया तो यहाँ से लेफ्ट साइड से बैलेंस से हाइट आएगी अब h, और राइट साइड से अब आएगी h+2। तो जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे हाइट आई 2, इसलिए ये 2 एरोज आपने नीचे ये दिखाए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस आया, तो अब आपने जनाब इधर तो बैलेंस फैक्टर खराब हो गया, अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने का आप सोल्यूशन वो देता है आगे
कि द पेरेंट, ये वही दोबारा उसने किया है, उसने क्या किया है, केस दोबारा लिखा है, पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ माइनस एंड नोड वाज डिलीटेड, द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री वाज बैलेंस। तो उसने कहा सिंगल रोटेट करो, एक क्या करो, परफॉर्म सिंगल रोटेशन, एडजस्ट द बैलेंस एंड नो इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ अ बैलेंस ऑफ अ हायर नोड, सो स्टॉप हियर। वो क्या कहता है, सिंगल रोटेशन करो। अब वो सिंगल रोटेशन कैसे करो, सिंगल रोटेशन तुमके जाना तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि किस जगह के अगेंस्ट करोगे। ज़ाहिर है ट्री इस तरफ को ज़्यादा झुक गई है ना, तो रोटेशन तुम्हें फिर इधर से ऐसे करनी होगी ना, लेफ्ट एक लेफ्ट, ताकि ये बी नोड ऊपर आ जाए, ए नीचे चला जाए। तो आप अभी रोटेशन तो वही है जो इंसर्शन में आपने सीखी है। तो अब मुझे आप बताएं कि लेफ्ट रोटेशन जब आप करेंगे एक, तो बी ऊपर जाएगा, तो जब बी ऊपर जाएगा तो ए नीचे आएगा, और ए के राइट में क्या लगाएंगे आप, बी का लेफ्ट, यानी कि सारा 2 यहां लगाएंगे आप, और ए के तो लेफ्ट में वही होगा ना, 1 पूरा होगा अपना, और बी के राइट में क्या होगा, वो उसका अपना जो 3 है, ये होगा कि नहीं। तो ये वाली ट्री बन जाएगी कि नहीं, ये बाद वाली ये। तो अब मुझे बताएं कि यहां पे बैलेंस फैक्टर ठीक नहीं हो गया हर एक का, ये बैलेंस फैक्टर आपका ठीक हो जाएगा। एंड वो कहता है कि नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ आई, यानी ये ऊपर जो ट्री होगी ना, ऊपर इसके उस ट्री में बैलेंस फैक्टर, यानी ऊपर जो ट्री होगी एवीएल, उसके बैलेंस फैक्टर को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने यहाँ ही इस लोकल लेवल पे मसला रिजॉल्व कर लिया, ठीक है ना जी। तो जब ये मसला आपने रिजॉल्व कर लिया एक रोटेशन से, तो वाई टू वरी अबव, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा ट्री में। अगर कोई जो लेवल है रूट तक आप रिकर्सन में जब बैक ट्रैक होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लिहाजा डोंट वरी। जब आप बैक ट्रैक होंगे सिस्टम स्टैक के जरिए और रूट तक पहुंचेंगे तो आप आराम से जाएं। केस नंबर 3 अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है तो डोंट वरी और आप जाते जाएं, आपकी जाना कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसकी एक दलील और भी है, आप ज़रा गौर से देखें। आप मुझे बताएं इधर आपकी डिलीशन से पहले हाइट कितनी थी मैक्सिमम, यानी डिलीशन से पहले आपकी मैक्सिमम हाइट इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा से ज्यादा कितनी निकल रही थी, h+2, यानी एज इसकी और एक डंडा ये कर लें, एक डंडा ये कर लें, h+2 निकली थी ना इस जगह पर। तो ऊपर हाइट, अभी डिलीशन से पहले बात कर रहा हूं, तो ऊपर ट्री की हाइट में इस जगह की हाइट का कितना हिस्सा है, ऊपर ट्री की हाइट में मैक्सिमम इसका हिस्सा h+2 है ना। अब डिलीट होने के बाद आप जरा देखें, इस ट्री में डिलीट होने के बाद जो आपने रोटेशन की है, अब मैक्सिमम हाइट आपकी जो है ना वो जरा देखें कि कितनी बन रही है रोटेशन के बाद, इस जगह पर कितनी बन रही है। तो वो देखें जरा, h+1+2, मैक्सिमम h+2 बन रही है इस पोजीशन पे। तो मुझे बताइए कि डिलीशन और के बाद एक रोटेशन आपने की और यहाँ h+2 बनी, तो ऊपर हाइट पे कोई तकलीफ तो ऐसी भी नहीं होगी ऊपर ट्री को। तो दैट्स वाई वो कहता है नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ हायर नोड्स। अब आपको समझ आइए कि बिफोर डिलीशन, जब आपने डिलीशन अभी यहां नहीं की थी, डिलीशन करने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ था ना, h-1i2 हुई थी और आपने फिर ये रोटेशन यहां की थी। बिफोर डिलीशन आपकी यहां पे मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे क्या थी, h+2 थी। एंड आफ्टर डिलीशन, रोटेशन करने के बाद सिंगल रोटेट जब आपने कर लिया तो भी h+2 हाइट थी। तो जाहिर बात है ऊपर क्या तकलीफ हुई, नो इफेक्ट। दैट्स वाई वो कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट। ये बड़ी कीमती बात है, किताबों में जो है ना वो सोल्यूशन तो लिखा होता है एक्शन, कि व्हाट एक्शन यू नीड टू परफॉर्म, मगर उसकी दलील जो है ना वो अक्सर आपको नहीं मिलती कि वाई। तो वो वाई आप खुद सोचें ना, जरा दिमाग पे जोर दें कि भाई जब हाइट डिलीट होने से पहले एक पॉइंट पे हाइट, इस पॉइंट पे हाइट क्या थी, वो अगर h+2 थी, और डिलीट होने के बाद रोटेट करने के बाद भी उस पॉइंट पे हाइट h+2 थी, तो फिर ऊपर हाइट को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। इस वजह से वो कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ हायर नोड, सो स्टॉप हियर। अच्छा, केस 3A और B इसका उलट है, ठीक है ना जी। अब केस 4 पे आ जाए। केस 4 क्या था, वो जो मैंने बताया कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, लेकिन केस 3 में तो ये बैलेंस था ना, केस 4 में अब ये ऐसे होगा, इस तरफ को झुका, और केस 5 इसका उलट है, उसमें ये ऐसे होगा।
तो केस 4 पे आ जाएं। अब केस 4 क्या कहता है कि पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, लेकिन यहां पे अब ये पलड़ा इस तरफ को झुका हुआ है। पेरेंट्स हैड अ बैलेंस ऑफ -1 एंड नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, यानी यहां पे जब नोड डिलीट हुआ तो डिलीट होने के बाद उसकी हाइट 1 कम हो गई। ठीक है जी। और इस जगह का पलड़ा एक तरफ को झुका हुआ है इस तरफ, यानी यहां पे हाइट +1 है। तो अब वो कहता है कि जब आप ये वाला मसला होगा तो गड़बड़ आ गई ना, यहां पे पलड़ा 2 दफा झुक जाएगा, क्योंकि आपकी यहां पे जो हाइट है वो या h-1 होगी या h-2 होगी। तो जब यहां से आप एक हाइट कम करेंगे तो मैक्सिमम हाइट यहां से कितनी निकलेगी, h-1 + 1, इसकी वजह से। तो यहां से इक्वल टू ये h निकली, और मैक्सिमम हाइट यहां से कितनी निकलेगी, h-1 + 3। तो h-1 + 3 इज इक्वल टू h + 2। तो ये h + 2 और h, तो यहाँ +2 हाइट बनी। तो ये इसलिए 2 पलड़े वो दिखा रहा है, तो गड़बड़ आई। अब आपका हल इसका क्या है कि आपको यहाँ रोटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताइए, अभी मैं आपको टिप देता हूँ, ये जैग जिग केस है ना, जैग जिग, ये देखें ऐसे फिर ये ऐसे। तो जैग जिग जो है ना, हमने इंसर्शन में भी पढ़ा था कि ये सिंगल रोटेशन से नहीं होता हल, सिंगल रोटेशन नेवर सॉल्व्स। ठीक है ना जी, वो हमने इंसर्शन में भी देखा था। और यहां भी यही गड़बड़ है कि यहां भी ये सिंगल रोटेशन से मसला हल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इसके लिए हम डबल रोटेशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। तो अब उसने देखा ये कि ये वही इसका हल है कि वहां पे हम एक लेफ्ट एक राइट करते थे, तो यहां भी यही करेंगे अभी, कि पहले हम इस पॉइंट के इस पोजीशन के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक राइट करेंगे, तो ये ट्री यहां से थोड़ी सी उठ जाएगी ऊपर। और फिर जब यहाँ पे इस नोड के अगेंस्ट एक क्या करेंगे, एक लेफ्ट, तो फिर ये ट्री बैलेंस हो जाएगी। अब जरा देखें इसका वो हल क्या करता है, देखते जाएं। कि उसने डबल रोटेशन कर दी है, लेकिन ये डबल रोटेशन ने डायरेक्ट करके ये ट्री बना दी है जो कि फुली बैलेंस है। आप इसको जरा कागज पे जाके करना आराम से। कैसे कि आप पहले जरा मुझे बताएं, इसको आप इधर से एक लेफ्ट रोटेट करेंगे तो क्या होगा। आप जब इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये बी ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा ना। ठीक है ना जी, बी ऊपर जाएगा तो सी नीचे आएगा, और सी के लेफ्ट में कौन लगेगा, बी का राइट, यानी 3 लगेगा पूरा। 4 तो उसके राइट में ऑलरेडी लगा हुआ है ना, समझ आ रही है ना। बी जब ऊपर जाएगा, और बी के लेफ्ट में तो ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, सही है। और ए ऊपर है, और ए के लेफ्ट में ऑलरेडी 1 लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये एक रोटेशन हुई। अब जब आप इसके अगेंस्ट एक ये रोटेशन करेंगे फाइनली वो डबल रोटेशन में, तो बी ऊपर जाएगा। तो जब बी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो वो फिर मैं दोबारा यहां बनाता हूं कि बी ऊपर जाएगा तो ए नीचे आएगा, ए के लेफ्ट में तो 1 होगा, और ए के राइट में कौन आ जाएगा, जो बी का लेफ्ट है 2, और बी के राइट में सी होगा, और सी के लेफ्ट में 3 होगा, और उसके राइट में 4 होगा। तो उसने फाइनली वो जो बैलेंस ट्री जो है दिखा दिया आपको, ये 1 2 3 4 ऐसे। तो ये आपको जब जाके कागज पे खुद करेंगे ना तो डबल रोटेशन, तो कहता है डबल रोटेशन एट बी करो, और वो कहता है मे हैव कॉज द बैलेंस ऑफ हायर नोड्स सो कंटिन्यू अप द ट्री। ये क्यों, अब ये भी वही मैं बात बताता हूँ कि ज़रा आप डिलीशन से पहले ज़रा देखें और डिलीशन के बाद देखें मैक्सिमम हाइट कितनी है। ज़रा देखें आप, ये केस 4 में डिलीशन से पहले यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी बन सकती है, h-1 और 3 जमा करें इधर, तो h-1 जमा 3, 1 2 3 है ना, और इसकी हाइट h-1, तो h-1 जमा 3 से बनी क्या, h + 2 मैक्सिमम। जितना भी जोर लगा लें, इससे ज़्यादा आप हाइट यहाँ नहीं बना सकते। अच्छा, अब जब आपने डिलीशन कर ली, डबल रोटेशन कर ली, उसके बाद यहाँ आ गए, अब यहाँ जोर लगाएं, कितनी हाइट यहाँ बना सकते हैं आप इस पोजीशन पे, h-1 जमा 2, तो h-1 जमा 2 से ज़्यादा हाइट यहाँ नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या बनी, h + 1,
अब मुझे बताएं एज प्लस 1 आफ्टर डिलीशन मैक्सिमम हाइट पॉसिबल इस पॉइंट पे बनी, और डिलीशन से पहले मैक्सिमम कितनी हाइट यहाँ बनी थी, एज प्लस 2। तो एक हाइट कम हुई है कि नहीं आफ्टर डिलीशन। इस सब ट्री में आपने जब डिलीशन की है और आपने रोटेशन डबल करके इस हिस्से में जो नई ट्री बनाई है तो उसमें एक हाइट की कमी लाए हैं। इसका मतलब है जब इस हाइट में एक हाइट की कमी लाए हैं तो शायद ऊपर भी बैलेंस फैक्टर नोड का डिस्टर्ब हुआ हो, डिस्टर्बेंस आपकी ऊपर भी आ सकती है। और जब डिस्टर्बेंस ऊपर आ सकती है तो इसका मतलब है फिर उधर भी आपके ये वाले केस इफेक्ट आ सकते हैं और आप फिर ऊपर बैक ट्रैक होंगे, स्टिल रूट चेक करेंगे बैलेंस फैक्टर, और जहाँ पे बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ उसके बैलेंस फैक्टर को आप ठीक करेंगे। आप देखेंगे कि उसमें कौन सा केस है और उस केस को देख के आइडेंटिफाई करके उधर आप जो है ना अकॉर्डिंगली वो रोटेशंस करेंगे। तो ये हुआ जनाब आपका केस नंबर 4। और केस नंबर 5 जो है वो फिर सिंपल है, वो इसी का जो मैंने आपको शुरू में बताया केस 5 है कि केस 3 में ये था -1 और ये बैलेंस था। अभी केस 4 आपने देखा कि बैलेंस पेरेंट का -1 था और ये इस तरफ को झुका था। केस 5 में देखें ये पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1 और वो झुका भी उसी तरफ होगा, तो ये स्ट्रेट केस है ना। तो स्ट्रेट केस हमने याद है इंसर्शन में भी देखा था कि जब स्ट्रेट केस में जैग जैग केस होता है तो एक सिंगल रोटेशन से स्ट्रेट केस रिजॉल्व हो जाता है, याद है। तो अब देखेंगे आप यहाँ केस 5 में भी कि सिंगल रोटेशन हमारा मसला शायद हल कर लेगी। तो अब आए केस 5। केस 5 में जनाब आपका कहता है कि द पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, नोड डिलीटेड वाज इन द पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री, यहाँ आपने नोड डिलीट किया है, एंड राइट सब ट्री वाज अनबैलेंस। लेकिन वो किस तरफ अनबैलेंस थी, उसी तरफ अनबैलेंस थी जिस तरफ के वो एज अनबैलेंस था, यानी इधर पेरेंट का भी बैलेंस फैक्टर -1 है और इसका भी -1 था। तो जब आपने यहाँ से एक नोड डिलीट किया तो उसकी हाइट हो गई h-1, तो यहाँ प्रॉब्लम 2 का आ गया और अब जब 2 का आया तो अब क्या किया आपने, वो कहता है कि एक सिंगल रोटेशन करो, ठीक है, सिंगल रोटेशन। और सिंगल रोटेशन एक करके वो कहता है कि द सिंगल रोटेशन एट बी, ठीक है ना जी, किस जगह करो सिंगल रोटेशन, एट बी करो। और उसके बाद उसको जनाब और मसले को सॉल्व कर लो और वो जनाब आपका जनाब मसला हल हो जाएगा और वो जनाब ट्री आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो जना आपका द नोट डिलीट राइट सब ट्री, सो सिंगल रोटेट किया, सिंगल रोटेशन एट बी एंड मे हैव द इफेक्टेड द बैलेंस ऑफ सो कंटिन्यू ऑफ द ट्री। अब ये इसने जो सिंगल, अब ये देखें यहाँ पे मे हैव क्यों है, क्योंकि सिंगल रोटेशन के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर एक बैलेंस जो है ना कम हुआ होगा। सिंगल रोटेशन इसने अब कैसे की है, तो वो आप जरा देखें, आप सिंगल रोटेशन इसमें कैसे करेंगे। जाहिर ही बात है आपको खुद नजर आ रहा है, फील हो रहा है कि बैलेंस फैक्टर किसका खराब हुआ है, इसका, ये माइनस में गया है ना, तो ट्री को यहाँ से यहाँ लाएंगे ना, सिंगल रोटेशन इसके अगेंस्ट करेंगे इस पोजीशन के। तो जब सिंगल अगेंस्ट यहाँ करेंगे तो ये बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा ना, तो बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा, तो ए के लेफ्ट में तो 1 ही होगा ना, लेकिन ए के राइट में अब कौन आएगा, बी का लेफ्ट जो कि 2 है, ठीक है। और बी ऊपर गया, ए नहीं, तो बी के साथ ऊपर और कौन जाएगा, 3 भी जाएगा। समझ आ रही है बात। तो ये आपकी रिजल्टेंटली ये ट्री बन जाएगी। और अब मुझे बताएं आप यहां देख के कि डिलीशन से पहले मैक्सिमम हाइट यहां पे क्या थी, h +2, 2 डंडे हैं ना ये, और h, मैक्सिमम हाइट h +2 थी डिलीशन से पहले। एंड आफ्टर डिलीशन जब आपने रोटेशन की तो मैक्सिमम हाइट यहां क्या निकल रही है, मैक्सिमम, बहुत जोर आप लगाएं, h-1 +2 या h +1, दोनों से यहां से भी h +1 आती है और h-1 +2 से भी h +1 ही आएगी। तो यहां से h +1 आ रहा है मैक्सिमम, h +1, और यानी कि h +1 से ज्यादा आपकी हाइट इस पोजीशन पे नहीं आती। और उधर जो आपकी आई थी वो क्या थी, h +2, तो आप एक हाइट खा गए ना डिलीशन करने के बाद। इसका मतलब है कि फिर डिलीशन करने के बाद ये जो ऊपर डंडा है ना, ऊपर जो ट्रीज में नोड्स हैं उनकी बैलेंस फैक्टर को भी शायद आपने इधर एक कम किया हो,
आफ्टर डिलीशन, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब यह है कि वो इसलिए कहता है कि मे हैव कॉज्ड इफेक्टेड द बैलेंस ऑफ हायर नोड सो कंटिन्यू अप द ट्री, यानी बैक ट्रैक होते हुए तुम्हें फिर बैलेंस फैक्टर रिकम्प्यूट करना होगा, ख्याल रखना होगा कि शायद तुमने जो है ना पिछले जो ऊपर वाले नोड्स हैं उनमें भी तुमने गड़बड़ की होगी, यानी उसके भी बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब किए होंगे, तो वहाँ पे भी तुम्हें यू नीड टू हैव अ जो है ना रोटेशन देयर, और वहाँ पे देखना होगा कि इसमें से कौन सा केस तुम्हारा आकर हुआ है। तो जनाब ये हुए आपके 5 केसेस। अब ये जो 5 केसेस हैं इनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यानी कोई आपको समझ नहीं आई बात, तो वो आप मुझसे पूछें ताकि हम जो ना इसको जो ना दोबारा से देख लें, जहाँ पे कोई पॉइंट आपको मिस किया हो या कुछ समझ नहीं आई हो तो वो आप मुझसे फिर पूछें जी। सर అదైతే ప్రోగ్రామ్ मुश्किल नहीं सर, ये प्रोग्राम था अక్కడ इंजर्शन था अక్కడ सर डिलीशन अక్కడ। तो पहले आप इसका देखें, सिंपली बात यह है कि एवीएल पे तो आप जंप तब अब मत मारें, जंप आप एवीएल पे तब मारेंगे जब तक आप इंसर्शन और डिलीशन बीएसटी की खुद नहीं कर लेते। तो मैंने आपको इसीलिए असाइनमेंट दी थी कि डिलीशन आप पहले खुद करें। जब तक आप बीएसटी की डिलीशन खुद नहीं करेंगे ना, तो तब तक आप एवीएल की इंसर्शन और डिलीशन को हाथ मत लगाएं, यू कैन नॉट डू इट। जब तक आपकी इंसर्शन एवीएल की और डिलीशन एवीएल की आप नहीं कर सकते, सॉरी ये इंसर्शन एंड डिलीशन बीएसटी की आप कंप्लीट नहीं करते खुद, तो तब तक आप एवीएल को मत छेड़ें। एवीएल को आप कंसेप्चुअली इसके केसेस समझ लें, और जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे तो तब आप इस पे आएंगे। और इसके फिर जो है ना टेक्निकल क्वेश्चंस आप मुझसे प्रोग्रामिंग के जब पूछेंगे तो मुझे खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, और उस आपके क्वेश्चन से ही मुझे अंदाज़ा होगा कि हाँ अब ये बंदे जो है ना ये कहाँ पे ये फंस रहे हैं। तो जो आपके पुराने कुछ क्लासेस गुजरी हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स होते थे मेरे साथ जो कि बहुत मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ प्रोग्रामिंग करते थे, और वो बड़े शौकीन थे प्रोग्रामिंग के। तो वो हर लेक्चर का प्रोग्राम करके अगली क्लास में आके मुझे छेड़ते थे कि सर इधर हम आके फंस गए हैं, और इस इफ़ के अंदर अब हम क्या कंडीशन लगाएं कि ये हमारा मसला हल हो जाए। तो फिर बाकायदा उनको मैं वहाँ पे टिप्स देता था कि आपकी इस इफ़ में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, इस वजह से जो ना आप यहाँ फंस जाते हैं और आपका कोड काम नहीं करता। तो इसलिए ये अब आप पे मैं छोड़ूंगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस लेवल पे जवाबात दूंगा, वरना मैं तो यहाँ शुरू हो जाऊंगा। लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं फिर मुझे ये नहीं समझ आ रही होगी कि पता नहीं आपको कितनी समझ आ रही है। तो इसलिए अब मैं तो यहाँ रुक जाता हूँ, अब आप मुझसे जो पूछेंगे मैं उसके जवाब देना शुरू करूँगा। तो अब आप मुझसे पूछें, जो पूछते हैं मैं उसके जवाब देता जाऊँगा आपको।